पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने अपना सरकारी आवास, सरकारी घर छोड़ दिया है। और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो अपना सरकारी घर क्यों छोड़ रहे हैं, जबकि उनके पास में 15 महीने का समय था। सरकार उनको एक दूसरा घर दे रही थी, टाइप 8 का बंगला मिल रहा था, लेकिन उन्होंने सरकार का टाइप 8 का बंगला नहीं लिया और जिस बंगले में, जिस उपराष्ट्रपति भवन में वो रह रहे थे, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। और वो छोड़ करके जहां पर गए हैं इस वक्त में, जहां जिस आवास पर, जिस फार्म हाउस पर वो हैं, वो राजनीति का क्या उनका एक नया केंद्र बिंदु बनेगा। वहीं से जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, क्या अब एक बार फिर से वो अपनी राजनीति को नए सिरे से शुरू करेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। जगदीप धनखड़ साहब जिस बंगले में रह रहे थे, उपराष्ट्रपति के जिस आवास में रह रहे थे, वो बिल्कुल नया आवास था। अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत उसको बनाया गया था, एकदम चमचमाता नया आवास था। और वो चाहते तो एक लेटर लिख करके 15 महीने के लिए वो इस आवास में और रह सकते थे, लेकिन उन्होंने 1 सितंबर को शाम को 6 बजे ये अपना आवास छोड़ दिया। अब ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपना आवास छोड़ा है तो ये किस वजह से छोड़ा है, और उन्होंने अपना आवास छोड़ दिया तो क्या वाकई वो कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या यहां से मामला अब बिगड़ जाएगा, मामला खुल जाएगा, मामला बड़ा हो जाएगा, या मामला खत्म हो जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या जगदीप धनखड़ अपनी राजनीति को नए सिरे से नई धार देने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं? क्योंकि जहां वो गए हैं वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि वो कहां गए हैं, तो जगदीप धनखड़ का इस वक्त में जो अस्थायी पता है वो है दिल्ली के अंदर छतरपुर में अभय चौटाला उनके फार्म हाउस पर, उनके घर पर गए हैं। और ये अभय चौटाला इन्हीं के दादाजी चौधरी देवीलाल वो शख्स थे जो एंट्री करवाते हैं राजनीति के अंदर जगदीप धनखड़ की। चौधरी देवीलाल जिस वक्त में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में झुंझुनू के अंदर एक वकील के तौर पर इनकी पहचान थी जगदीप धनखड़ की। लेकिन चौधरी देवीलाल ने उस वक्त में इनके बारे में कहा कि ये राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा है, ये आने वाले कल के भविष्य के नेता हैं। इनके सिर पर हाथ रखा, इनके कंधे पर हाथ रखा, यानी इनको ताकत दी। और उसके बाद में जब 1989 में 40 साल पहले बोट क्लब पर एक बड़ी रैली हुई थी, और बोट क्लब पर उस बड़ी रैली के अंदर यह कहा जाता है कि 500 गाड़ी, बहुत बड़ी बात है, 40 साल पहले कोई 500 गाड़ी लेकर के आए, क्योंकि उस वक्त में 500 गाड़ी आसपास के इलाकों से जुटानी पड़ी होंगी, तब जाकर के 500 गाड़ी आई होंगी। क्योंकि 40 साल पहले ऐसा नहीं था कि घर घर में गाड़ियां थी, अब हो गया है ऐसा। लेकिन उस वक्त में 500 गाड़ी वो बोट क्लब में लेकर के आए थे जगदीप धनखड़। और उसके बाद में जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह की सरकार में, उस वक्त में इनको मंत्रालय दिलवाया। आप उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त में, और इनको मंत्रालय दिलवाया, संसदीय कार्य मंत्री ये बने। लेकिन जब वीपी सिंह ने चौधरी देवीलाल को बाहर किया मंत्रिमंडल से, उसके बाद में जब इस्तीफा देने वालों का तांता लगा देवीलाल के समर्थन में, तो उस वक्त में जगदीप धनखड़ पहले आदमी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। तो आप इससे समझिए कि देवीलाल परिवार के साथ में जगदीप धनखड़ का किस तरीके का रिश्ता है। और आज जब वो अपना घर छोड़ करके गए हैं तो वहां उस घर में गए हैं। परिवार में कोई भी नाराज हो जाए, चाहे कोई लड़का नाराज हो जाए, कोई परिवार में कोई शख्स, कोई आदमी नाराज हो जाए, कोई औरत, परिवार की महिला कोई नाराज हो जाए, तो वो उस घर में जाती है जहां पर हमारा सबसे ज़्यादा रसूख होता है, हमारा सबसे ज़्यादा आना जाना होता है। वहीं पर जाकर के बच्चे बताते हैं कि पापा ने मेरे को ऐसा बोला और इसके बाद में मैं गुस्सा होकर के, नाराज होकर के आपके पास आ गया। वो किसी ऐसे घर में नहीं जाते जहां पर आपको कोई जानता नहीं हो। वो ऐसे घर में जाएंगे, चाहे वो चाचा का घर हो, मामा का घर हो,
किसी का भी घर हो या कोई आपका दोस्त हो, उसके घर पर जाते हैं और कहते हैं कि पापा ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, मैंने ये गलती कर दी थी, या पापा ने मुझे जानबूझ करके, मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझे ऐसा बोल दिया, और वो वहां चले जाते हैं। तो क्या जगदीप धनखड़ जहां गए हैं वहां से वो राजनीति की नई शुरुआत करेंगे? और ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूं, इसका उत्तर मैं कुछ देर बाद में देता हूं। लेकिन अभय चौटाला उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जगदीप धनखड़ हमारे आवास पर हैं अब, और ये भास्कर से उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित अभय चौटाला के फार्म हाउस पर रहेंगे। 1 सितंबर की शाम 6 बजे उन्होंने इस्तीफे के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति आवास छोड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय चौटाला ने दैनिक भास्कर को बताया कि हमारे परिवार के धनखड़ जी से पुराने रिश्ते हैं, हमने उनसे हमारे घर में रहने की अपील की, जो उन्होंने मान ली। धनखड़ अभय चौटाला के फार्म हाउस में तब तक रहेंगे जब तक उन्हें टाइप 8 सरकारी बंगला आवंटित नहीं किया जाता है, जिसके वो पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते हकदार हैं। धनखड़ के करीबी सूत्रों ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ में समय बिता रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, योगा कर रहे हैं, यानी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को और निपुण कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को और ठीक कर रहे हैं। और ऐसी तैयारी, इस तरीके की तैयारी आदमी तभी करता है जब वो दूसरी इनिंग, सेकेंड इनिंग खेलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हो। जगदीप धनखड़ इस वक्त में 75 साल के हैं। अब आप कहेंगे कि उनकी दूसरी इनिंग क्या हो सकती है? हो सकती है, अभी भी हो सकता है कि वो राज्यसभा जाएं, अभी भी हो सकता है कि वो बाहर रह करके, जैसे सत्यपाल मलिक, वो मोदी सरकार को लगातार एक के बाद एक वीडियो डालते थे, या सरकार विरोधी आंदोलन में जाकर के वहां पर चेहरा बनते थे, वहां पर अपनी बात कहते थे। हालांकि सत्यपाल मलिक साहब के साथ में दिक्कत ये थी कि उनका स्वास्थ्य वाकई ठीक नहीं था, वो बहुत बार व्हील चेयर पर चलते थे, और बीजेपी मजाक बनाती थी कि ये तो ईडी सीबीआई की वजह से डर जाते हैं, छुप जाते हैं और ऐसी नोटंकी करते हैं। हालांकि उनके निधन के बाद में बीजेपी का वो झूठ भी साफ हो गया। लेकिन जगदीप धनखड़ के साथ में ऐसा नहीं है। जगदीप धनखड़ ने भले ही स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया हो, लेकिन वो स्वास्थ्य कारण क्या है उसकी बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि वो स्वास्थ्य कारण थे या सरकारी कारण थे, बहुत बार इस पर बात हो चुकी है। तो ऐसे में वो स्वास्थ्य कारण नहीं बल्कि स्वस्थ आदमी है, मजबूत आदमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, जाट, और ऐसे में जाटों की नाराजगी हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को भारी पड़ सकती है। पहले ही जाटों की नाराजगी की बहुत सारी वजह है, लेकिन जगदीप धनखड़ ने अगर सामने आकर के कुछ बोल दिया, बता दिया, कह दिया कि मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, तो फिर उसके बाद में आप सोचिए कि देश की राजनीति के अंदर किस तरीके का उफान तूफान देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक मैसेज और भी है जिसको आप समझ सकते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में लगातार कपिल सिब्बल उनसे हमदर्दी जता रहे थे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश राज्यसभा के सांसद हैं, लगातार उनसे हमदर्दी जता रहे थे, लेकिन वो इनके पास में नहीं गए। अगर अभय चौटाला को आप देखेंगे तो अभय चौटाला कहीं पर भी नंबर गेम में नहीं है कि वो राज्यसभा में हो या उनकी पार्टी राज्यसभा में हो, कहीं नहीं है ऐसा। लेकिन फिर भी वो वहां गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो कांग्रेस के पास में जाते तो एक उन पर छाप लगती कि देखिए आप तो कांग्रेस के मोहरे थे और बीजेपी ने जो किया वो सही किया, आप तो कांग्रेस के अनुसार ही चल रहे थे, कांग्रेस के हिसाब से ही हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, तख्ता पलट करना चाहते थे आप, और इसीलिए मोदी जी ने सही किया आपके साथ में। लेकिन चूंकि अब वो आईएनएलडी में गए हैं जहां पर कोई सांसद नहीं है, कुछ नहीं है, जहां पर मतलब नंबर गेम में वो पार्टी शून्य है। विधानसभा में जरूर उनकी हाजिरी है, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है। तो ऐसे में उनके ऊपर किसी प्रकार से विपक्ष के साथ में रह करके तख्ता पलट करने का आरोप नहीं चिपक सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जगदीप धनखड़ इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक नई उड़ान भरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी उस बंगले में वो रह सकते थे, 15 महीने रह सकते थे। एक लेटर लिखना था कि अभी मुझे कोई बंगला पसंद नहीं आया है,
कोई बंगला मुझे बाहर मिला नहीं है, लिहाजा मुझे इस बंगले में रहने दिया जाए। और टेक्निकली 15 महीने के लिए वो इस बंगले में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने बंगला छोड़ दिया, समय से पहले छोड़ दिया। सरकार ने जो बंगला उनको एक बताया भी कि ये बंगला आपके लिए तैयार है, टाइप 8 का बंगला है, उस बंगले को उन्होंने पसंद नहीं किया। अब अभय चौटाला के साथ में जाकर के, और सबसे बड़ी बात यह है वो अभय चौटाला के साथ गए, वो अजय चौटाला के साथ में भी नहीं गए। अजय चौटाला यानी जेजेपी पार्टी यानी बीजेपी के साथ में गठबंधन करने वाली पार्टी। आईएनएलडी ने बीजेपी के साथ में गठबंधन नहीं किया था, जेजेपी ने गठबंधन किया था। तो ऐसे में क्या वाकई उनके मन में एक कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक आग पनप रही है और वो वाकई बीजेपी को कोई बड़ा करारा जवाब देना चाहते हैं? सोचिए आप, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाता है कि जगदीप धनखड़ साहब संबोधित करेंगे और उसके बाद में पत्रकारों का किस तरीके से जमावड़ा होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है, कहीं पर कोई पोस्ट नहीं किया है, कहीं कोई बात नहीं लिखी है, कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे में अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देते हैं तो किसका गला सूख जाएगा? सोचिए जरा इस बात को। सिर्फ ऐलान भर से मोदी जी का गला सूख जाएगा कि वो क्या कहने वाले हैं। और जाहिर सी बात है फिर उसके बाद में नेताओं को, मंत्रियों को लगाया जाएगा कि जगदीप धनखड़ साहब को साइलेंट कराया जाए। लेकिन अगर वो साइलेंट नहीं हुए और अगर उन्होंने सामने आकर के सारी बातें रख दी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन मुझे ये कहा गया, मुझे ऐसा कहा गया, मुझे वैसा कहा गया, जो एक बहुत बड़ी वजह है कि वो जस्टिस शेखर यादव का इस्तीफा लेना चाहते थे। वो जस्टिस शेखर यादव जो मुसलमानों को लेकर के मुल्ले और इस तरह का अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनके खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव विपक्ष स्वीकार करना चाहते थे। लेकिन इस बीच में सरकार ने, यह कहा जाता है कि उनकी कुर्सी ही छीन ली और उनसे कहा कि या तो आप इस्तीफा देकर के चले जाइए या आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा। तो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातों को रखें कि मुझे ऐसा कहा गया, मुझे ऐसा कहा गया, उस वक्त में कहा जाता है कि 2 नेताओं को लगाया गया था, एक थे जेपी नड्डा साहब और दूसरे थे पीयूष गोयल। और इन दोनों नेताओं को लगा करके कहा गया कि आप बात करिए और आप बात करके इनको मैसेज कन्वे कर दीजिए कि मोदी जी क्या चाहते हैं। और उसके बाद में जगदीप धनखड़, उनकी छुट्टी हो गई। लेकिन जगदीप धनखड़ अब जिस तरीके से बिल्कुल साइलेंट होकर के, अभी कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस के विधायक के लिए पेंशन के लिए अप्लाई किया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक होने के नाते मुझे जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन दी जाए। और अब वो उस खेमे में जाकर के बैठे जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। तो इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, इस बात को जरा आप समझिए। कोई भी आदमी इस तरीके से साइलेंट हो रहा है या साइलेंट है या साइलेंट किया गया है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे बहुत कुछ है जो छिपा हुआ है, दबा हुआ है। और अगर ये किसी दिन बाहर आ गया, ये फट करके सामने आ गया, तो फिर उसके बाद में सोचिए कि कितने लोगों के मुंह पर टेप लग जाएगी, फिर वो लोग नहीं बोल पाएंगे। अभी नरेंद्र मोदी साहब वो कह रहे हैं कि किसी आदमी ने मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, ये किया, वो किया। ये बातें तो बहुत छोटी रह जाएंगी उस वक्त में। अगर जगदीप धनखड़ ने सामने आकर के चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया कि कैसे कैसे, किस किस मुद्दे पर, किस किस तरीके से उन्होंने सरकार का साथ दिया, ना चाहते हुए भी साथ दिया, जरूरी नहीं था तब भी साथ दिया, संविधान के अनुरूप ना होकर के भी उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ में क्या किया। अगर ये सारी बातें सामने आ गई तो फिर क्या होगा? और सोचिए जरा, जाट बेल्ट, जाट लैंड जो कहा जाता है, चाहे वो हरियाणा में बात करें, पंजाब में बात करें, फिर या फिर राजस्थान में बात करें, जो उनका पैतृक गृह राज्य है उनका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप बात करिए, यहां पर बीजेपी के लिए क्या स्थिति हो जाएगी। और ये गुस्सा जो है फिर कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ये जाट जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। सतपाल मलिक को लेकर के जाटों में बहुत बड़ी नाराजगी थी सरकार के खिलाफ कि सतपाल मलिक के साथ में अच्छा नहीं किया, और उनके निधन पर जिस तरीके से प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ नहीं मिला, उससे एक और गुस्सा पनपा। और जाहिर सी बात है ये सब कुछ जगदीप धनखड़ के बाद में हुआ, लेकिन तब भी देखिए सरकार ने उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से सम्मान नहीं दिया, ये कहा गया। और अब अगर एक नया नाम जगदीप धनखड़ निकल करके सामने आते हैं, तो
तो सतपाल मलिक ने जिस तरीके से सरकार की नाक में दम कर दिया था, हो सकता है कि फिर कल को यह कहा जाए कि जगदीप धनखड़ अब एक नए सतपाल मलिक के तौर पर उभरे हैं और वो भी सरकार की नाक में दम कर रहे हैं। तो सोचिए फिर सरकार का रिएक्शन क्या होगा। जगदीप धनखड़ क्या वाकई सामने आएंगे? क्या वो 9 तारीख को जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, उसके रिजल्ट आने हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, 6 बजे नतीजे आएंगे, तो क्या उनको 9 तारीख का इंतजार है? क्या 9 तारीख के बाद में कोई बड़ा धमाका वो करेंगे? क्या कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, या अब वो सिर्फ साइलेंट होकर के अपने आप को धीरे धीरे खुद से ठंडे बस्ते में लेकर के जा रहे हैं? हालांकि उनके जिस तरह के एक्शन रिएक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं, वो तो इशारा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो दबा हुआ है, लेकिन कब तक दबा रहता है? क्योंकि प्रेशर, उसकी एक खासियत है कि वो हमेशा काम नहीं करता है। प्रेशर की एक एक्सपायरी होती है। प्रेशर एक वक्त के बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लोग, बहुत सारे राजनेता ऐसे होते हैं जो बाद में किताबें लिखते हैं, किताबें लिख करके बताते हैं कि ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, तब जाकर के उन्होंने ऐसे ऐसे इस्तीफा दे दिया। तो क्या उनका जो खुलासा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर आएगा? क्या उनका खुलासा उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद आएगा? क्या उनका खुलासा किसी किताब के रूप में आएगा? ये देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं? जगदीप धनखड़ क्या वाकई कुछ करेंगे, या मामला खत्म हो चुका है, या वाकई अभी इंतजार बाकी है, पिक्चर बाकी है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।